अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर क्लास में आपको वेलकम। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोरोना की वबाई मरज़ से आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखने के लिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले में मैथमेटिक्स का पार्ट सेकंड का ये आपका पहला लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे, क्योंकि आपकी FSC के एग्ज़ाम का सारा इन्हिसार आप लोगों की सेकेंड ईयर की कारकर्दगी पर है। तो सब हम लोग आज 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 7th चैप्टर जो है वो हमारे पास वेक्टर से रिलेटेड है। तो वेक्टर जो है ये इसलिए शुरू किया है 7th चैप्टर कि आप लोग ये पहले आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो ऑनलाइन क्लासेस का मेथड समझने के लिए थोड़ा सा इजी टॉपिक स्टार्ट किया गया है, ताकि आप यूज़ टू हो जाएं। उसके बाद हम लोग थोड़े से कंसेप्चुअल की तरफ जाएंगे। सबसे पहला ये जो डेफिनेशन है वो है स्केलर क्वांटिटी की अ स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर। स्केलर क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जिसकी सिर्फ स्पेसिफाई हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, उसकी सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो हमारे पास जो है वो स्केलर कहलाती है। स्केलर क्वांटिटी और सिंपली अ स्केलर इज़ वन दैट ओनली पोजेसेस मैग्नीट्यूड। इसकी एग्जांपल्स में जो है वो आ जाता है मास आ जाता है, उसके बाद ये टाइम आ गया, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आ गई, क्योंकि इनकी सबकी सिर्फ लेंथ मैग्नीट्यूड होती है। जैसे टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो उसकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड वैल्यू आ जाती है, आपको पता चल जाता है इतना टेम्परेचर है, 98 है, 100 है, जो भी है, तो हमारे पास वो एक क्वांटिटी आ गई। इस वजह से हमारे पास स्केलर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी कि जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है। उसके बाद अगला है वेक्टर। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसकी डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीज़ें उसके अंदर जो है वो आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल फोर्स है, फोर्स हमारे पास हम चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। उसके बाद वेट है, जब हम वेट ऊपर को उठाते हैं तो उसका वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे को होती है। मोमेंटम है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो उसका एक फ़्लो होता है कि उसकी एक डायरेक्शन होती है कि जब आप करंट छोड़ते हैं तो उसका हमारे पास एक फ़्लो आ जाएगा। ये नीचे इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हमारे पास दी हुई हैं। तो ये वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और जिसकी डायरेक्शन भी है। उसके बाद है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर जो है वो अगर हम फिजिकली देखें तो हमारे पास वेक्टर ज्योमेट्रिकली जो है वो क्या होता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें ए जैसे ये उन्होंने दिया हुआ है ये चीज़ कि हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जहाँ से वो चीज़ स्टार्ट हो रही है वो रीजन आ जाएगी, दूसरी उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो ये हमारे पास उसकी फिजिकली आ गई। ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे अगर हमारे पास हम एक उसको ले लें, वेक्टर को ले लें, तो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास ओरिजिन आ जाएगा, तो ये हमारे पास पॉइंट है जिसकी तरफ जा रहा है। तो अगर हम यूँ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बना दें ओ और ये ए ले लें तो हमारे पास ये जो ओ ए हो जाएगा, ये हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। उसके ऊपर हम ये डायरेक्टेड लाइन लगा देंगे। डायरेक्टेड लाइन का मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है, हम लोग ये साइन लगा देंगे तो हमारे पास वहाँ से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये एक वेक्टर क्वान्टिटी है। A vector is represented by a directed line segment AB with, यहाँ पे मैंने यहाँ पे OA लिया है। OA जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास OA में हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका जो इनिशियल पॉइंट है OA, इनिशियल पॉइंट जहाँ से वो वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वो O है, और उसका जो टर्मिनल पॉइंट है जहाँ पे वो वेक्टर जो है वो एंड हो रहा है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो हमारे पास ओ ए एक वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे उसने उसको ए बी से डिनोट किया है कि हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी, देखें ऊपर ये उसने एरो हेड लगाया हुआ है विद ए इनिशियल पॉइंट एंड बी इज एज अ टर्मिनल पॉइंट। तो हमारे पास ए बी जो है वो हमारे पास इसका आ गया। आमतौर पे इसको हम लोग वी वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं, उसके नीचे हम ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं जो कि हमें बताती है कि ये हमारे पास एक वेक्टर। उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड और लेंथ फॉर्म कैसे निकालते हैं कि हम उसका मॉड वैल्यू ले लेते हैं। जैसे ये उन्होंने मॉड वैल्यू ली हुई है तो हमारे पास ये तो ये उसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। उसके बाद अगली डेफिनेशन है वो है यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अ यूनिट वेक्टर इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ओनली 1। मैग्नीट्यूड जो है यूनिट वेक्टर की क्या आएगी, यूनिट वेक्टर कि ऐसा वेक्टर को हमने ए बी से डिनोट किया है या हमने वी से डिनोट किया है, तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जो है, इसको वी मैग्नीट्यूड भी लिखा जा सकता है, विच इज़ ओनली इक्वल टू 1, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर।
अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, हमें एक वेक्टर v दिया हुआ है और कहा गया है कि उसका वेक्टर मैग्नीट्यूड उसके यूनिट वेक्टर निकाले, तो हम कैसे निकालते हैं कि v यूनिट वेक्टर को हम ये हेड से डिनोट, इसके ऊपर इस तरीके से हम हेड लिखते हैं, इज इक्वल टू v वेक्टर ओवर v वेक्टर मैग्नीट्यूड। कोई वेक्टर उसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसका यूनिट वेक्टर जो है वो निकल आएगा। ये यूनिट वेक्टर जो है वो भी हमारे पास उसकी डायरेक्शन फॉर्म आ जाएगी। अब यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर v जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी है। तो किसी भी वेक्टर v का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो ये आपके पास उसका फार्मूला है v वेक्टर ओवर v वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड इज डिफाइंड एज v वेक्टर ओवर v वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो आ जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास जब क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाती है तो ये आपके पास है द टर्मिनल पॉइंट b ऑफ अ वेक्टर a b कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पॉइंट a, देन द मैग्नीट्यूड a b इज इक्वल टू 0 एंड a b इज इक्वल टू 0 विच इज कॉल्ड कि अगर किसी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास वो 0 आ जाए तो वो वेक्टर जो है वो नल वेक्टर कहलाता है। ये है अगर किसी वेक्टर की हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं और इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगी तो हमारे पास नल वेक्टर आ गया। दो वेक्टर्स एक दूसरे का नेगेटिव कब कहलाएंगे, अगर उनकी डायरेक्शन जो है हम चेंज कर देंगे तो वो एक दूसरे का नेगेटिव हो जाएंगे। कि अगर एक वेक्टर जो है हमारे पास ये दिया हुआ है a b, कि यहाँ से इधर ये इनिशियल पॉइंट है a और ये टर्मिनल पॉइंट है उसका b, तो हमारे पास ये वेक्टर a b है। अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें कि हमारे पास इनिशियल पॉइंट हम ले लें b और टर्मिनल पॉइंट हम a ले लें, तो जो b a जो है वो माइनस a b जो है वो माइनस बी ए के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये उसका एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर्स आ जाएंगे। वेक्टर्स तो हमारे पास ये वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव कब आएंगे, जब हम उनकी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर देंगे। एरो हेड आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा तो वो उसका नेगेटिव वेक्टर्स आ जाएंगे। वेक्टर्स तो नेगेटिव होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड के केस में क्या होगा कि अगर वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स के बराबर भी आ जाते हैं तो हमारे पास उसकी हम जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड उनकी इक्वल ही आती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो उसकी पॉजिटिव वैल्यू ही रहती है, मॉड वैल्यू होती है हर सूरत में। उसके बाद ये कुछ आगे प्रॉपर्टीज़ दी हुई है वेक्टर्स की, कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, के एक वेक्टर को जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है। तो जब एक वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो स्केलर पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो वो जो उसका रिजल्टिंग वेक्टर आता है वो वेक्टर इनिशियल वेक्टर के पैरेलल वेक्टर होता है। वो यूज़ द वर्ड स्केलर टू मीन अ रियल नंबर, कि स्केलर का मतलब क्या है कि एक रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर वी बाय अ स्केलर k इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ k टाइम्स दैट ऑफ v, कि उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो उसके k टाइम के बराबर जो है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप इसकी एग्जांपल में देखें तो अगर एक वेक्टर जो है v वो बराबर है 2i, वेक्टर जो बराबर है v इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j, तो हम उसकी मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, i कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसकी अंडर रूट ले लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 प्लस 9 13 अंडर रूट आ गया। अब अगर ये जो वेक्टर v दिया हुआ है इसको मैं स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से फर्ज करें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4i प्लस 6j हो गया। अब जब हम इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये आपके पास 16 प्लस 36, तो अब ये आ जाएगी 6 12 और 3 1 5, तो ये आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 4 के अंडर रूट निकालेंगे तो ये 2 आ गया, तो ये 13 आ गया। तो ये देखें जो वेक्टर v है और जो उसका स्केलर वेक्टर जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो k से मल्टीप्लाई हो गई है। तो यही उन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी दी हुई है कि हमारे पास अगर k क्वांटिटी है और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक वेक्टर को v को k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसकी जो रिजल्टिंग में क्या होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो भी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर वो k स्केलर जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा तो v और k v की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर k जो है वो नेगेटिव होगा तो v और k v की जो डायरेक्शंस हैं वो एक दूसरे के वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। उसके बाद है इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, क्या दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। टू वेक्टर्स a b एंड c d आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है, उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, b इज इक्वल टू सी डी, तो हमारे पास वो वाले वेक्टर जो हैं वो इक्वल वेक्टर आ जाते हैं। उसके बाद हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, दो वेक्टर्स पैरेलल, टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली है दे आर नॉन जीरो स्केलर्स ऑफ मल्टीपल ऑफ ईच अदर, कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, जब उनकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन ये होता है कि उनके किसी जिस तरह यहाँ पे मैंने
एक वेक्टर वी लिया उसको फिर मैंने 2v से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों वेक्टर जो होंगे ये आपस में पैरेलल होंगे कि k टाइम्स इसको मल्टीप्लाई भी कर दें लेकिन वो आपस में क्या होते जाएंगे, उतने टाइम वो आपस में वो फिर स्केलर वेक्टर जो हैं बनते जाएंगे। तो टू वेक्टर्स आर स्केलर इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर्स, देयर आर नॉन जीरो स्केलर्स मल्टीपल ऑफ ईच अदर, के एक दूसरे के उनके नॉन जीरो स्केलर आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है ए बी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसके माइनस ए बी आ गया, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। 3/2 ए बी, यहाँ 3/2 स्केलर से उस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उतने टाइम वो ये सारे वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन है टू वेक्टर्स के, दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो हम लोग कैसे करते हैं। ऐड करने के लिए उनको हमारे पास ट्रायंगल लॉ यूज़ होता है। ट्रायंगल लॉ क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं u और v और उसको दो साइड से एडजेसेंट्स हैं, दो साइड से हम लोग उसको आपस में एडजेसेंट कर देते हैं कि जैसे दो वेक्टर्स हैं u और v। एक वेक्टर जो है आपके पास ये u है और ये वेक्टर जो है ये v है, ये वेक्टर u है, ये v है, दोनों एडजेसेंट साइड्स के से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो उसका जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो ये चीज़ होगी जो कि उनके एडिशन के बराबर होगा u प्लस v। तो अब ये देखें एक ट्रायंगल ये क्योंकि बन गए तो इसलिए इसको ट्रायंगल लॉ कहते हैं कि u प्लस v इज इक्वल टू u प्लस v। ये आपके पास आ गई कि दो वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट किए जाते हैं एडजेसेंट साइड्स के जरिए से तो जो थर्ड साइड होती है वो उनका रिजल्टेंट होती है। रिजल्टेंट कैसे होती है कि इसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं कि ये देखें इसकी ये टेल से शुरू हुई है और यहाँ पे उसके ये जिस साइड पे जिस वाले वेक्टर का हेड आ रहा है वहाँ तक वो जा रही है, तो इसलिए इसको हेड टू टेल या ट्रायंगल रूल भी कहते हैं कि आपके पास एक वो इनिशियल साइड से स्टार्ट होकर टर्मिनल पॉइंट की तरफ वो आ जाता है, टेल की तरफ टेल से स्टार्ट होकर हेड की तरफ आ जाता है। ये दोनों वेक्टर जो हैं इनको लाजमी है कि हम एडजेसेंट साइड्स के जरिए से मिलाएं, u और ये v। ये आपके पास जो है वो एक ट्रायंगुलर रहा है। इसके एडिशन को हम पैरेललोग्राम लॉ से भी डिनोट कर सकते हैं कि अगर ये वेक्टर u है तो आपके पास पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये वाला वेक्टर जो है वो भी u हो जाता है, ये क्योंकि वो लाइंस पैरेलल हैं पैरेललोग्राम के अंदर। ये वाला हमारे पास v है, देखिए ये u प्लस ये u और ये v आ गया। अभी हमने ऊपर क्या किया है ट्रायंगल लॉ में, तो ये हमारे पास u प्लस v है। तो अगर हम लोग ये वाला वेक्टर v ले लेते हैं और इधर भी हम लोग इसको क्योंकि उसकी पैरेलल साइड है तो ये हमारे पास v आ जाता है, ये u है। तो यहाँ पे देखें वो एक पैरेललोग्राम के जरिए से शो होने लग गए। तो आप इसकी एडिशन को ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ दोनों से जो है वो शो कर सकते हैं। ये उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ये उनके साथ उन्होंने फिगर्स भी बनाई हुई हैं बुक पे भी। इफ़ टू वेक्टर्स u एंड v आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स a b एंड b c ऑफ अ ट्रायंगल सच दैट द टर्मिनल पॉइंट ऑफ u, ये देखें ये u की जो टर्मिनल पॉइंट है वो अगले वेक्टर की इनिशियल पॉइंट से वो कंसाइड की गई है, कंसाइड्स विद द इनिशियल पॉइंट ऑफ v देन द थर्ड साइड ac। ये हमारे पास ac की थर्ड साइड है, तो ये हमारे पास टोटल जो है वो हमारे पास उसको सम दे देगी u प्लस v, तो हमारे पास ये आ जाएगा a b प्लस b c इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम लॉ के जरिए उन्होंने बताया हुआ है, ये देखें ये पैरेललोग्राम बनाई हुई है कि अगर ये वेक्टर आपके पास ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा और ये वाला वेक्टर जो है वो इस वेक्टर के पैरेलल, तो ये हमारे पास उसके दरमियान में ये उसकी एडिशन वाला बन जाएगा। ये दिया हुआ है सारा, ये आपके पास पैरेललोग्राम। उसके बाद इसी तरीके से उनकी सब्ट्रैक्शन दी हुई है, सब्ट्रैक्शन में आप उसको चेंज कर देते हैं उसकी डायरेक्शन जो है। जैसे अगर आपके पास ये वाला वेक्टर है देखें ए सी और ये ए बी है तो उसकी ये वाली जो चीज़ साइड है वो उसकी डिफरेंस के बराबर आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन के बराबर आ जाएगी। ये इसको मज़ीद आप इसकी थ्योरी जो है वो यहाँ से पढ़ के तो आप इसका ये आपको कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है वो पोजीशन वेक्टर है कि किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होता है। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन, कैसा वेक्टर जिसका ये देखें ओरिजिन जो है उसका इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट है, तो ये जो O और P बनेगा ये आपके पास उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज P इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P एंड इज रिटन एज OP। उसको हम फिर OP से डोनेट करते हैं। ये फिर उसके बाद आगे दिया हुआ है द पोजीशन वेक्टर, अगर एक वेक्टर उस A और B है, हम A का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। जैसे ये देखें
ए का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल ए ले लिया, बी का पोजीशन वेक्टर हमने स्मॉल बी ले लिया। ये देखें ओ ए इज़ इक्वल टू ए और ओ बी इज़ इक्वल टू बी, ओ ए प्लस ए बी, ये हमारे पास सारे दिए हुए हैं, तो ये उसके डिफरेंस के बराबर आ गए। ट्रायंगल लॉ से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करते हुए। अलबत्ता ये पोजीशन वेक्टर होता क्या है कि अगर हमारे पास ओरिजिन से अगर हम स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट होता है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट, तो जो ओ पी वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर का जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ये आज हम फ़िलहाल इसकी जो डेफिनेशंस वगैरह है वो इतनी ही करेंगे। कल के लेक्चर में आपने ये डेफिनेशंस वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से पढ़नी है, उसको समझना है। कल जो है मैं आपसे ये डेफिनेशंस के हवाले से क्वेश्चन जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो। कल हम ये जो जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज के अंदर से जो क्वेश्चन हैं मैं आपको थोड़े से पहले वो बताऊंगी और उसके बाद फिर जो है वो हम अगला लेक्चर जो है वो अपना देखेंगे। कल मैंने आप लोगों से ये डेफिनेशन जो है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप जो है वो क्वेश्चन करके जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।